अगला क्लास होगा तब। लेकिन कुछ होमवर्क वगैरह करके आए कोई? नहीं बताओ था कोई। सर होमवर्क। अच्छा नहीं था, चलो कोई बात नहीं, नहीं था तो फिर हम लोग आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं। वैसे ठीक है, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का होमवर्क नहीं भी था तो फिर वापस से जब हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कैलकुलेशन करेंगे तो फिर से ये सब चीज आएगा, तो हम लोग के लिए चीज रिपीट होगा। वहां पे हम लोग डिस्कशन में सारे क्वेश्चन एक ही बार डिस्कस वापस से कर सकते हैं। इसको जहां डाउट होगा आराम से पूछ सकता है। लेक्चर 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सॉरी लेक्चर 1 हेडिंग डाल देना अपने कॉपी में, अगर डालना भी होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत थोड़ा इमेजिनेशन से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन मेरे हिसाब से हम इतने क्वेश्चंस करा देंगे कि तुम लोग को सारा का सारा चीज अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में जैसे हम लोग ऐसा डिस्कशन कर रहे थे कि जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था तो स्पेस में ओरिएंटेशन दो एटम्स का चेंज होना चाहिए। तो अच्छा सॉरी एक चीज बाकी रह गया है, केवल एक चीज बाकी रह गया है, हम डिस्कशन कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी वाला एक पार्ट बाकी रह गया है, ये लास्ट क्लास में शायद ज्योत्सना पूछी थी डीपीपी में, ये क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है। एक ये टॉपिक हम लोग का डिस्कशन कर लेते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, मतलब बहुत ही सिंपल सा इसका डिस्कशन है बेसिकली, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी वाले पार्ट में 5 प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करना है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी होता है मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा प्रॉपर्टी होता है बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा प्रॉपर्टी होता है सॉलिबिलिटी, चौथा प्रॉपर्टी होता है हम लोगों का डाइपोल मोमेंट, और पांचवा प्रॉपर्टी हम लोगों को जो डिस्कस करना होता है वो होता है स्टेबिलिटी। सबसे पहले हम लोग स्टेबिलिटी वाले पार्ट का कंसिडरेशन देखते हैं, और स्टेबिलिटी के बाद हम लोग डाइपोल मोमेंट कंसिडर करेंगे, और डाइपोल मोमेंट से बॉइलिंग पॉइंट सॉलिबिलिटी दोनों रिलेटेड होता है। और मेल्टिंग पॉइंट वाले पार्ट को हम लोग एक सर्टेन स्पेसिफिक सिनेरियो में याद रखा करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट का हमेशा यही कंसिडरेशन निकल के आता है। तो जैसे अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करना शुरू करें तो अपने पास दो सिनेरियो है, आइदर हम लोग के पास सिस स्ट्रक्चर हो सकता है या ट्रांस स्ट्रक्चर हो सकता है। और सिस स्ट्रक्चर का मतलब हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सिस और ट्रांस से मतलब मत रखना, बल्कियर ग्रुप से मतलब रखना, बड़े ग्रुप से मतलब रखना कि बड़ा ग्रुप वाला पार्ट किधर है। तो अगर मान लो हम लोग का सिस स्ट्रक्चर और ट्रांस स्ट्रक्चर है, मतलब बल्कियर ग्रुप वाला पार्ट सेम पाई बॉन्ड के सेम डायरेक्शन में है और पाई बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में जो बड़ा ग्रुप है इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है। ज्यादा बड़े इलेक्ट्रॉन से तो रिपल्शन वाले पार्ट का फैक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, स्पेस भी ज्यादा लेगा, तो डिस्टेंस यहाँ पे कम निकल के आएगा। जबकि अगर बड़े ग्रुप्स वाले पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में चले गए तो यहाँ पे रिपल्शन का फैक्टर घट गया। इनफैक्ट हाइड्रोजन से रिपल्शन तो होगा, लेकिन हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है तो रिपल्शन का फैक्टर कम निकल के आएगा। तो अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करें, सिंपल सा स्टेटमेंट है, बल्कियर ग्रुप ऑन द ट्रांस पोजीशन, या फिर ऑन द एंटी पोजीशन वर्ड यूज करें तो ज्यादा बेटर है, ऑन द एंटी पोजीशन विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू लोअर वंडर वॉल रिपल्शन। ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखना है, ये वंडर वॉल अपने गैसीय स्टेट के वंडर वॉल वाले पार्ट से एसोसिएटेड नहीं है। ड्यू टू लोअर वंडर वॉल रिपल्शन ऐसा हम लोग मेंशन करते हैं, और कहीं कहीं पे वंडर वॉल स्ट्रेन वर्ड भी बस मेंशन कर दिया जाता है। रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल दूर जाना चाहेंगे, तो जब मॉलिक्यूल दूर जाना चाहेगा तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड एज वंडर वॉल स्ट्रेन। लेकिन सिंपली बड़े ग्रुप्स नजदीक रहेंगे तो ज्यादा रिपल्शन होगा, उसी रिपल्शन को हम लोग वंडर वॉल रिपल्शन बोल के चल रहे हैं। ये हम लोग का एक जनरल सिनेरियो है, ऐसा बोल सकते हैं। ये वर्ड ध्यान मत रखना कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, लोग ऐसा बोल देते हैं ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, लेकिन ट्रांस का मतलब ऐसा नहीं होता है कि बल्कियर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में। ट्रांस का मतलब सेम टाइप का ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, वो छोटा ग्रुप हो सकता है बड़े ग्रुप्स वाले पार्ट सिस पोजीशन में हम लोग के दूर डिस्टेंस पे चले गया हो, इसलिए सिस ट्रांस वर्ड मस्ट यूज करना हमेशा। बल्कियर ग्रुप या बड़े ग्रुप ऑन द अपोजिट डायरेक्शन वाले पार्ट को हम लोग कंसिडर करते हुए काम करेंगे, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। बल्कियर ग्रुप ऑन द एंटी पोजीशन विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि लोअर वंडर वॉल स्ट्रेन निकल के आएगा। लेकिन हम लोग के जिंदगी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रहता है, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये केस ध्यान रखना होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सिनेरियो है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और शायद हम लोग इस तरह का केस केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किए थे, मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग
एक चीज ध्यान था तुम लोगों को, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जितने भी फर्दर हम लोग का इंटरेक्शंस है, तो वान डेर वाल स्ट्रेंथ वाला पार्ट इससे कम होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है, मतलब अगर वान डेर वाल स्ट्रेन है भी, तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे डोमिनेट कर जाएगा। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि जो सिस स्ट्रक्चर है, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो जिस साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है वही स्ट्रक्चर अपना ज्यादा स्टेबिलिटी रखेगा। इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मे भी हो सकता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, सिस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। बट इसमें ध्यान रखना, जैसे सिस स्ट्रक्चर ट्रांस स्ट्रक्चर वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा है। बल्कियर ग्रुप अगर सेम साइड भी हुआ बट अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो भी हम लोग आराम से उसको प्रेफरेबल मानते हुए स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों का ये स्ट्रक्चर दे रखा है क्लोरीन एच और दूसरे वाले केस में मान लो दोनों क्लोरीन ट्रांस पोजिशन पे है, और अगर स्टेबिलिटी पूछा तो क्लोरीन बल्कियर ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, अगर बड़ा ग्रुप है तो जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ट्रांस विल बी मोर स्टेबल देन सिस, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों का इसी कंपाउंड में हम लोग ये एग्जांपल की बात करते हैं, ब्यूट टू इन डाइओइक एसिड। ब्यूट टू इन डाइओइक एसिड का मतलब हो गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन COOH। तो इस केस में डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन के ऊपर COH है और H है, दूसरे कार्बन के ऊपर भी COH और H है, तो आराम से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। तो सिस स्ट्रक्चर भी होगा और ट्रांस स्ट्रक्चर भी होगा। इस केस में नाम ध्यान रखना अपने को, सबसे पहले एक तो हम लोग का अगर सिस स्ट्रक्चर हुआ मतलब दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम साइड में होगा, और अगर ट्रांस स्ट्रक्चर हुआ तो दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट हम लोग आराम से अपोजिट डायरेक्शन में रखते हुए काम कर सकते हैं। अगर हम लोगों का ट्रांस स्ट्रक्चर है तो इस चीज को हम लोग फ्यूमरिक एसिड बोला करते हैं, और अगर हम लोग का सिस स्ट्रक्चर है तो इस चीज को हम लोग मैलिक एसिड बोलते हैं। और उसमें स्पेलिंग ध्यान रखना है MALEIC। आगे जाने के बाद एक और मैलिक एसिड आता है MALIC, ये एसिड अलग है और इधर का मैलिक एसिड वाला पार्ट अलग है। तरीका शायद बताया था तुम लोगों को कि अगर हम लोग का फ्यूमरिक एसिड है तो ये स्ट्रक्चर को ऐसा थोड़ा घुमा देना, इस स्ट्रक्चर को इधर घुमा के ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ COH यहाँ COH, तो बन जाएगा, तो फ्यूमरिक एसिड निकल के आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग का जो मैलिक एसिड वाला पार्ट है, इस स्ट्रक्चर में हम लोग का जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है और दूसरे वाले पार्ट में जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है तो बल्कियर ग्रुप सेम साइड में रहेगा, सिस स्ट्रक्चर ही ज्यादा स्टेबल निकल के आएगा। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग ऑल्दो केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन जनरल बल्कियर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, बट कभी भी, ये तुम्हारा एक जनरल रूल है पूरे केमिस्ट्री का, कभी भी स्टेबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट दिया तो बाय डिफॉल्ट तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करना है, क्योंकि जहां कहीं भी स्टेबिलिटी में और बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शंस है, वो सारे एक्सेप्शंस जनरली 99% या 95% हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। तो कभी भी अगर स्टेबिलिटी का सवाल दिया हो या कभी भी ये क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट का सवाल दिया हो, तो इन दोनों केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिमाग में रखते हुए काम करना ही करना है, बहुत ही मस्ट कंडीशन होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे ही दिख गया, इसका मतलब हम लोग का सिस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग का डाइपोल मोमेंट का पार्ट आता है, और डाइपोल मोमेंट तो खैर बहुत सिंपल सा चीज है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अगर पूछा जाए कि सिस और ट्रांस में ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होता है, तो किसका होना चाहिए? सिस में और ट्रांस में ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होता है या किसका होना चाहिए? सिस का कि ट्रांस का? सिस ज्योत्सना, सिस या ट्रांस? सिस। किसी का भी हो सकता है। सर लग रहा था सर, वो एलिमेंट देख के बोलना होगा कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है। काहे ऐसे एलिमेंट देख करके बोल देंगे? पहले वाले केस में सिस है ट्रांस है, तो पहले वाले केस में दोनों हाइड्रोजन अपोजिट में, मतलब ट्रांस है। क्लोरीन कार्बन को ऊपर खींचेगा
और sp कार्बन है और यहाँ नीचे sp3 कार्बन है, sp2 कार्बन नीचे sp3, sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन वाले पार्ट से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड जो लेंथ होता है बहुत ही छोटा होता है, तो ये पूरा का पूरा डाइपोल मोमेंट एड अप होगा। दूसरे वाले केस में भी डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट एड अप होगा। अगर हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चलते हैं क्लोरीन का ट्रांस, तो ट्रांस में तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा, इसका मतलब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एनी हाउ कम है, पहले वाले केस में डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। तो अगर ये ग्रुप था तो उस केस में सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो गया। बट अगर हम लोग इसी के जगह दूसरा कंसिडरेशन लेके चल लेते हैं, क्लोरीन वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड CH3 सेम साइड में, तो क्लोरीन को ये ऊपर खींचेगा और CH3 ये नीचे के डायरेक्शन में जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करने की कोशिश करेगा। तो सिस ट्रांस में किसी का भी डाइपोल मोमेंट हाइयर हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन कौन सा ग्रुप लगा रखे हम लोग, किसी का भी डाइपोल मोमेंट हाइयर लोअर हो सकता है, कोई मतलब नहीं है किसका डाइपोल मोमेंट हाइयर है किसका डाइपोल मोमेंट लोअर है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं केवल डाइपोल मोमेंट कैन बी हाइयर फॉर cis as well as trans, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम लोग क्योंकि गैसीय स्टेट पढ़ चुके हैं तो हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे अगर डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट ज्यादा होगा, इसका मतलब वान डर वाल कांस्टेंट A मतलब अट्रैक्शन फोर्स वाला पार्ट ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स या वान डर वाल कांस्टेंट A जितना ज्यादा होता है उस गैसियस पार्ट को लिक्विफाई करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है, मतलब वो गैसियस पार्ट लिक्विड स्टेट में ज्यादा रहना चाहेगा। कोई भी स्पीसीज लिक्विड स्टेट में ज्यादा रहना चाहता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट है वो उतना ही ज्यादा होता है, जितना हाई टेम्परेचर देंगे उतना हाई टेम्परेचर पे जाके वो बॉयल होना चाहेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो कम टेम्परेचर पे भी इवोपरेट कर जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो ज्यादा टेम्परेचर पे इवोपरेट करना चाहेगा। तो अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा है मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होता है, इसके वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। और अगर सॉलिबिलिटी के कंसेप्ट की बात करें तो एक छोटा सा कंसेप्ट होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। तो अगर हम लोग लाइक डिजॉल्व लाइक की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों के पोलर सॉल्वेंट में हम लोगों का पोलर सॉल्यूट वाला पार्ट आराम से डिसॉल्व होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जितना पोलर सॉल्यूट है उतना ज्यादा डिसॉल्व होगा, और पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होना चाहता है। सिमिलर टाइप से अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब बेंजीन रिंग ले सकते हैं हम लोग, बेंजीन वाला पार्ट नॉन पोलर है और सॉल्वेंट के जैसा बिहेव करता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम लोग का नॉन पोलर सॉल्यूट वाला पार्ट डिसॉल्व होगा। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये होता है पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट, जैसे आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोल सकते हैं और उसमें भी पोलैरिटी होता है, डाइपोल होता है। तो आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में आराम से डिसॉल्व करना चाहेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट वाला पार्ट आराम से डिसॉल्व कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और इसी पार्ट को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जितना ज्यादा पोलैरिटी होगा मतलब जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ज्यादा पोलर सॉल्यूट बोलेंगे, और जितना ज्यादा पोलर सॉल्यूट होगा पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा निकल के आ जाना चाहिए, ये भी हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं सभी के टर्म सॉल्युबिलिटी बोलेगा, मतलब कुछ नहीं मेंशन किया तो वाटर में सॉल्युबिलिटी बोलते हैं क्योंकि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो वाटर के केस में सॉल्युबिलिटी को कंसिडर करते हुए हम लोग आराम से बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा मतलब पोलैरिटी ज्यादा होगा, और अगर पोलैरिटी ज्यादा होगा तो हम लोग का सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और वाटर वाले पार्ट का शेप क्या होता है, कोई बताओ हमको, वाटर मॉलिक्यूल का शेप क्या होना चाहिए? बेंट बेंड शेप। हाँ, तो अगर वाटर का बेंड शेप है तो डाइपोल मोमेंट तो रहेगा, दो लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर मिल करके मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम लोगों का वाटर मॉलिक्यूल बेंड शेप होने की वजह से पोलर तो है, और पोलर टाइप ये सॉल्वेंट वाले पार्ट में हम लोगों का आराम से पोलर सॉल्यूट वाला पार्ट डिसॉल्व करना चाहिए। तो अगर हम लोग को डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना आता है तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को भी एसोसिएट कर सकते हैं और सॉलिबिलिटी को भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग का पॉइंट है डाइपोल मोमेंट, इसी से हम लोगों का थर्ड पॉइंट भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट में सिंपली हाइयर डाइपोल मोमेंट
इस केस में हायर बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर किया जा सकता है। एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ये एक स्पेसिफिक केस है जो हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होगा। जैसे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोग ये चीज का डिस्कशन किए थे कि अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन ये बॉन्डिंग में 2-3 मॉलिक्यूल या ज्यादा मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है। तो अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे, मोलर मास बढ़ेगा जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वो अलग सिनेरियो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्शन क्रिएट करेगा हम लोग एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। बट इन जनरल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं है तब उस केस में डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा उस केस में बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट ज्यादा होगा। तो सिस ट्रांस में जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कंसिडर कर सकते हैं। और सेम चीज हम लोग सॉलिबिलिटी के लिए बोलेंगे। सॉलिबिलिटी वाले पार्ट में भी हम लोगों का सेम कंसिडरेशन है, हाइयर डाइपोल मोमेंट, हाइयर म्यू, आराम से हाइयर सॉलिबिलिटी कंसिडर किया जा सकता है। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी और दूसरा म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ये पार्ट हम लोग को डायरेक्टली याद रखना है। इस चीज को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बॉइलिंग पॉइंट में हर जगह एसोसिएट कर सकते हैं। ऑल्दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी बड़ा रोल प्ले करता है बट फिर भी इन जनरल अभी के लिए सिस ट्रांस में ऐसा बोला जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोगों का जो 5वां पार्ट है और जो सबसे लास्ट पार्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में एक चीज ध्यान रखना है अपने को कि मेल्टिंग पॉइंट वाला पार्ट डिपेंड करता है हम लोग के पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर, डिपेंड्स ऑन द पैकिंग एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होता है इसकी बात करते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, तो सॉलिड वाला पार्ट मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो सॉलिड वाला पार्ट जितना कॉम्पैक्ट होगा, जितने पार्टिकल्स क्लोजली पैक होंगे उतना वॉल्यूम जो है, जो खाली स्पेस है, वो खाली स्पेस वाला पार्ट उतना कम रहेगा। मतलब जितने एटम्स क्लोजली पैक होंगे, जैसे हम एक छोटा सा सिनेरियो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मान लो कि हमको 4 सर्कल को प्लेस करना है, ठीक है। हम 4 सर्कल्स को या फिर ज्यादा ही सर्कल्स को प्लेस करते हैं। मान लो कि हम 3-3 सर्कल का 2 इस तरह का सिनेरियो लेके चलते हैं तो हम लोगों का एक ये केस आ गया कि हाँ ठीक है, ये क्या हो गया। और ये हम लोग सॉलिड स्टेट में डिस्कस करेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आएगा हम लोग के साथ सॉलिड स्टेट का पूरा पार्ट में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी को बहुत प्रॉपर्ली डिस्कस किया करते हैं। तो अगर मान लो कि हम लोग एक ये तरह का कंसिडरेशन लेके चले जहाँ पे एटम्स के जस्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं बिल्कुल, मतलब ये क्या बोल सकते हैं, सेंटर से सेंटर वाले पार्ट को ज्वाइन कराया, नीचे भी सेंटर वाले पार्ट को ज्वाइन कराया, ऐसा स्क्वायर टाइप का हम लोग कंसिडरेशन लेते हुए चल रहे हैं। एक तो सर्कुलर एटम्स को या स्फेरिकल एटम्स को ऐसा प्लेस कर दिया। बट अगर मान लो कि इस तरह का प्लेसमेंट है, एक एटम हो गया, एक सेकंड को, मान लो कि इस तरह का कंसिडरेशन है कि हम लोगों के कंसिडरेशन वाले पार्ट में हम लोग एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हम लोग केवल ऐसा कर दे। तो इस केस को देख करके अपने आप समझ में आ जाएगा तुम लोगों को कि हम लोग का ज्यादा इफिशिएंट पैकिंग किस में है। जैसे ऊपर भी हम लोग के पास 6 एटम है, नीचे भी हम लोग के पास 6 एटम है, लेकिन इस केस में जो हम लोग का ये वैकेंट स्पेस वाला पार्ट है, मतलब यहाँ पे जो वैकेंसी वाला पार्ट है, ये वैकेंसी वाला स्पेस कम निकल के आ गया। ऊपर वाले केस में वैकेंसी वाला स्पेस ज्यादा निकल के आ गया है। कोई ऐसा बोल सकता है कि सर इधर तो जगह खाली हो गया ना, और यहाँ राइट साइड में भी जगह खाली हो गया। लेकिन हम लोग जब इस तरह के अरेंजमेंट्स की बात करते हैं तो अरेंजमेंट बहुत छोटे स्ट्रक्चर में नहीं होता है। जब भी हम लोग सॉलिड देखते हैं तो सॉलिड हम लोग को अगर दिखाई दे रहा है मतलब थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है और उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इतना छोटा स्ट्रक्चर हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इस तरीके का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर कंसिडर कर रहा है। तो इसीलिए साइड का एक एटम अगर ऐसा रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में नीचे वाले पार्ट में हम लोग का जो वैकेंट स्पेस है, इस वैकेंट स्पेस को हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में वर्ड बोला करेंगे। वर्ड मतलब खाली जगह। उस वर्ड वाले स्पेस को अगर कंसिडर करें तो ऊपर में वर्ड का स्पेस ज्यादा होता है, और अगर खाली जगह ज्यादा है तो जो पैकिंग है, जो स्टैकिंग है, वो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी खराब है, यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होता है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं।
जितना पैकिंग एफिशिएंसी हाई होगा, जितना कॉम्पैक्ट तरीके से पार्टिकल्स एसोसिएटेड होंगे, जितना कम वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट करेगा, उस केस में मेल्टिंग पॉइंट वाला पार्ट उतना ही ज्यादा रहेगा। उसको ऐसा लॉजिकली बोल सकते हैं कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो एटम ज्यादा क्लोज आना चाहेंगे, और अगर एटम ज्यादा क्लोज आना चाहेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी वाला पार्ट हाई होगा, और पैकिंग एफिशिएंसी हाई है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट वाला पार्ट हायर होगा। ऐसा आराम से बोला जा सकता है। तो मेल्टिंग पॉइंट वाला पार्ट डिपेंड्स ऑन द पैकिंग एफिशिएंसी, और इसमें हायर पैकिंग एफिशिएंसी इसका मतलब हायर मेल्टिंग पॉइंट कंसिडर किया जा सकता है। और इस केस में ये फैक्ट याद रख सकते हैं, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट वाला पार्ट हमेशा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिस, क्योंकि ट्रांस का जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो हायर होता है। उसको डायग्राम में इस तरीके से, ऐसा डायग्राम में डिनोट किया जाता है, ये लिखने का तरीका होता है। ट्रांस वाले पार्ट में हम लोग इस तरीके से स्टैकिंग कर सकते हैं, जबकि सिस वाले पार्ट में हम लोग का जो स्टैकिंग होता है वो इस तरीके से होता है। तो जब भी कभी सिस वाला मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है तो नॉर्मली इस तरीके से पैकिंग होता है। तो यहाँ पे खाली जगह ज्यादा होता है। अगर खाली जगह ज्यादा है तो पैकिंग एफिशिएंसी कम है। इसका मतलब मॉलिक्यूल वाले पार्ट में हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली थोड़ा कम निकल के आएगा। तो इस एक चीज का ध्यान रखना। अगर हम लोगों का सिस ट्रांसफर मेल्टिंग पॉइंट है तो सीधा ट्रांसफर मेल्टिंग पॉइंट हाइयर एज कम्पेयर टू सिस, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऊपर के केस में डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये तीनों चीज आपस में एसोसिएटेड है, और स्टेबिलिटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्स्ट्रा ख्याल रखते हुए काम करना होगा। ये एक टॉपिक छोटा सा रह गया था मेरा बताने के लिए, इस टॉपिक का थोड़ा ध्यान रखना। अब डीपीपी में कौन सा डीपीपी था ज्योत्सना जिसमें तुम डाउट पूछी थी? 12 नंबर था ना शायद से? यस सर। हाँ, तो 12 नंबर डीपीपी अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग आराम से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत यूनिक टॉपिक है, कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। जैसे अगर हम लोग इस चीज का कंसिडरेशन लेके चले तो हम एक छोटा सा बस पार्ट इसमें दिखा रहे हैं तुमको। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल ऐसा अपने यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड में फॉर्मूला नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म निकालने का फॉर्मूला नहीं Yes. नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड में हम लोग स्ट्रक्चर बना के काम करेंगे। मतलब उसमें अगर हम लोग, जैसे होता क्या है ना कि जब उसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ केसेस ऐसा हो जाता है जो शायद हम लोग क्लास में डिस्कस भी किए थे। जैसे मान लो कि हम लोग का क्लोरीन एटम वाला पार्ट ऐसा ऊपर दे रखा, ये भी सिस हो जाएगा। क्लोरीन एटम वाला पार्ट हम लोग का नीचे अगर दे रखा, ये भी सिस हो जाएगा। एक ही तो हम लोग, गिना हाँ, तो इसको घुमाएंगे तो एक ही काउंट करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग का दो अगर एटम है तो दिक्कत नहीं है सिस ट्रांस, लेकिन अगर दो से ज्यादा पॉइंट पे अगर ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल है तब उस केस में कितने सारे कॉमन केसेस होंगे ये चीज जज कर पाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं। इनफैक्ट एक सिंपल सा सजेशन भी है, अगर कभी भी सवाल स्पेसिफिकली पूछ दिया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें कैलकुलेट करो, तो उस केस में मान के चलना है कि तुमको काउंटिंग ही करना है, तुमको ऐसे भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। तो उसमें दिमाग क्यों लगाना है। हाँ, ये है कि जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाले पार्ट्स में जब टोटल स्टीरियो आइसोमर काउंट करेंगे तो वहां से जितना आंसर आएगा उसको बाई 2 करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ केसेस का ध्यान रखते हुए काम करना है, सारे केसेस में ऐसा बाई 2 नहीं कर सकते। तो वहां पे जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे तो पता चल जाएगा तो उसमें से कुछ पार्ट को हम लोग आराम से रिजेक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। उसमें क्या क्या कंडीशन होगा ये चीज हम लोग आगे आराम से डिस्कस करेंगे। अगर मान लो जैसे ऑप्टिकल आइसोमर है, तो ऑप्टिकल आइसोमर वाले पार्ट में अगर मान लो ये कंपाउंड दे रखा है कि यहाँ CH3 है, यहाँ पे बेंजीन रिंग PS दे रखा, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे मान ले तो OH है। और दूसरा ये कंपाउंड अगर दे रखा कि यहाँ वाले पार्ट में CH3 है, यहाँ पे PS दे रखा, यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा, सॉरी हाइड्रोजन नहीं लेते, यहाँ पे OH दे रखा और डैश वाले पार्ट पे हम लोग का H है। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो स्ट्रक्चर में हम लोग का यही स्ट्रक्चर है, पीएच के साथ कार्बन, कार्बन के ऊपर CH3 है, कार्बन के ऊपर H है, कार्बन के ऊपर OH है। एक नॉर्मल स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हम लोग 2 डायमेंशन में यूज कर रहे हैं। लेकिन जब इसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर यूज किया हम लोग, तो इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम लोग को सब कुछ सेम दिख रहा है, CH3 PH PH, केवल एक डिफरेंस दिख रहा है, OH और H में एक तरफ सॉलिड है और दूसरी तरफ डैश्ड है। पहले वाले में डैश पे OH है और दूसरे वाले में सॉलिड पे OH है। ये जो एक रिप्रेजेंटेशन है केवल स्पेस में इन दोनों ग्रुप्स के पोजीशंस को चेंज करने की वजह से, बाकी सब कुछ सेम है। मतलब
बॉन्ड्स के डायरेक्शन सेम है, बॉन्ड्स के पोजीशन सेम है, केवल बॉन्ड्स की पोजीशन सेम होते हुए ये दोनों ग्रुप्स का पोजीशन आपस में चेंज हो गया। इसके वजह से ये दोनों के दोनों पार्ट हम लोग आराम से स्टीरियो आइसोमर और ज्यादा प्रिसाइजली अभी के लिए ऑप्टिकल आइसोमर बोल सकते हैं। क्यों ऑप्टिकल आइसोमर है ये आगे मालूम पड़ेगा, लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन के वजह से हम लोग ये दोनों कंपाउंड अलग अलग आइसोमर के जैसा बिहेव कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसमें भी एक चीज है, अगर हम लोगों का स्पेस में स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि हम लोग को तो मालूम है कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो CH3 से जितने डिस्टेंस पे पीएच है, एच है और OH है, वो सारा का सारा डिस्टेंस हम लोग दूसरे वाले केस में भी डिस्कस कर सकते हैं। इस CH3 से पीएच का डिस्टेंस जितना पहले में है उतना ही दूसरे में है, CH3 से OH का डिस्टेंस जितना पहले में उतना ही दूसरे में है, CH3 से H का डिस्टेंस जितना फर्स्ट स्ट्रक्चर में उतना ही सेकंड स्ट्रक्चर में है। तो डिस्टेंस वाइज कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ा हम लोगों को। तो डिस्टेंस अगर सेम है, सारे एटम्स का डिस्टेंस सेम है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो गया, तो फिर हम लोग आइसोमर किस बात पे बना रहे हैं? तो इन दोनों में केवल एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस होता है, ये दोनों के दोनों पार्ट अलग अलग ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में भी क्या डिफरेंस हो सकता है, इस चीज का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। केवल इस एक प्रॉपर्टी के वेरिएशन की वजह से दोनों को हम लोग आइसोमर कंसिडर करते हैं। तो अगर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के वजह से हम लोग आइसोमर बना रहे हैं तो उसको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर आराम से बोल सकते हैं, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है उसको हम लोग इस तरीके से डिस्कस करते हैं। जैसे कभी देखा है हॉलीवुड मूवी में ऐसा एक लेजर टाइप का लाइट आता है और आदमी को काटते हुए चला जाता है, आदमी ऐसा खड़ा रहता है फिर स्लाइड होकर के उसका बॉडी पार्ट गिर जाता है नीचे, ऐसा कभी देखा है मूवी में? कभी कहीं पे वीडियो में देखा है कभी? बहुत हाई हाई सिक्योरिटी वाले चैम्बर में ऐसा होता है कि ऐसा लेजर लाइट वगैरह सब बना रहता है और लेजर लाइट ऐसा मूव कर रहा है, बहुत हाई लेवल में तो लेजर लाइट मूव कर रहा होता है, और आदमी को जैसे ही टच करता है तो उसका उतना बॉडी पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कट करके, तो आदमी ऐसा खड़ा है, उसका गला कट गया ऐसा, उसका गला स्लाइड करके नीचे गिर रहा है। कार्टून में ऐसा कब हो गया बे? कौन से कार्टून में है? घटिया घटिया कार्टून मत देखा करो, कार्टून में आदमी को हंसाया जाता है कि ऐसा मर्डर किया जाता है किसी का। एनिमे होगा फिर। अरे तो जैसे उसमें होता क्या है, फर्क नहीं पता चलता। अच्छा चलो ठीक है, तो जैसे मान लो कि ऐसा एक प्लेन है बेसिकली, इस प्लेन में हम लोग का एक लाइट वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, एक प्लेन के जैसा एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हम लोग टॉर्च जब मारते हैं तो टॉर्च में एक बीम टाइप का पार्ट आता है, लेकिन अगर हम लोग उसको किसी तरीके से एक प्लेन में कन्फाइन कर दें, मतलब एक बिल्कुल प्लेन के जैसा लाइट, जैसे मेरा हाथ है तो बिल्कुल एक प्लेन के जैसा ऐसा लाइट जा रहा है, तो इस तरह के प्लेन में अगर लाइट के सारे पार्टिकल्स को, लाइट के सारे कंपोनेंट को हम लोग फिक्स कर दिए, तो इस चीज को हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट आराम से बोल सकते हैं। मतलब ये बोलने का तरीका होता है। हाँ, स्टार वार्स में होता है, स्टार वार्स में जो तलवार दिखाता है ना वैसा, वो तलवार में ऐसा प्लानर टाइप का होता है बिल्कुल, लाइट उस चीज को हम लोग, हाँ लाइट सेवर, हाँ उस चीज को हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। अब करना क्या होता है इसमें, इसका छोटा सा बस फंक्शन अपने को ध्यान रखना होगा। जैसे एक नॉर्मल अगर हम लोग लाइट की बात करें, मतलब मान लेते हैं कि नॉर्मल व्हाइट लाइट है अपना, तो उस केस में एक लाइट हम लोग नॉर्मली ऐसा मान के चलते हैं कि एक बीम के जैसा मूव कर रहा होता है। तो जब बीम के जैसा मूव करेगा तो उसमें बहुत सारे डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे। अगर एक नॉर्मल व्हाइट लाइट वाले पार्ट को हम लोग एक प्रिज्म के थ्रू पास करें, और उस प्रिज्म का नाम थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, इस चीज को हम लोग निकोल प्रिज्म बोला करते हैं। अगर हम लोग उन सारे के सारे लाइट बीम को निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करें तो इस केस में इस लाइट के जितने कंपोनेंट्स है वो सारे कंपोनेंट्स अपने आप खत्म हो जाते हैं और केवल कोई एक कंपोनेंट बचा रह जाता है। अब वो एक कंपोनेंट वाला पार्ट कौन सा कंपोनेंट है इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा केवल एक कंपोनेंट बचा रहेगा। वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो, वर्टिकल कंपोनेंट हो, उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन केवल एक कंपोनेंट वाला पार्ट बच जाएगा, बाकी सारे कंपोनेंट अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो ये जो कंपोनेंट बच गया तो ये केवल एक प्लेन का फॉर्मेशन करेगा। जैसे मान लो कि लाइट का एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा है, सब में केवल एक ही कंपोनेंट आ रहा है। तो एक लाइन वाला पार्ट जब आगे बढ़ाते जाएंगे तो लाइन ही प्लेन बनाता है। ये तुम लोग शायद से मैथ्स में सीखा होगा कि अगर हम लोग एक लाइन वाले पार्ट को कंसिडर करें, मतलब लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को अगर हम लोग रिपीट करते चले गए
तो रिपीट करते करते हम लोग को एक प्लेन का फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे 10th क्लास में शायद मेंसुरेशन में होता है कि एक सर्कल वाले पार्ट को हम लोग सर्कल सर्कल ऐसा प्लेस करते गए तो उसके इसमें एक सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग 3 डायमेंशन में और कौन सा शेप आता है, कोन का फॉर्मेशन कराने के लिए तो हम लोग को सर्कल का रेडियस छोटा करते जाना पड़ेगा। कौन सा? स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर को अगर हम लोग प्लेस करते जाएंगे तो एक क्यूब का फॉर्मेशन होगा, उससे क्यूबॉइड का भी फॉर्मेशन हम लोग करा सकते हैं। तो इस तरह का चीज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि अगर एक लाइन सेगमेंट को प्लेस करते गए तो हम लोग का एक प्लेन टाइप का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। तो जब यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाले पार्ट में प्लेन वाला पार्ट मतलब वो कंपोनेंट वाला पार्ट एड अप होता गया तो ये पूरा एक प्लेनर लाइट का फॉर्मेशन करेगा। इस चीज को हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोला करते हैं। इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाले पार्ट को जब हम लोग एक सर्टेन एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर से पास कराते हैं, इस चीज को मतलब जिस एक्सपेरिमेंटल apparatus में हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये लाइट वाला पार्ट हम लोग के साथ किस तरह का बिहेव शो कर रहा है या फिर उस सब्सटेंस के साथ ये लाइट वाला पार्ट किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, उस apparatus को जब हम लोग कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे हम लोग टर्म यूज करते हैं पोलरिमीटर ट्यूब। मतलब हम लोग इस पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर कोई भी जो सब्सटेंस है उसका हम लोग सॉल्यूशन लेकर के चल सकते हैं, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। ये पोलरिमीटर ट्यूब वाले पार्ट के थ्रू जब हम लोग इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराते हैं जिसमें किसी भी एक सब्सटेंस का हम लोग के पास सॉल्यूशन वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी आता है। एक पॉसिबिलिटी ऐसा होता है कि हम लोग का लाइट जैसा था वैसे निकल गया, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम लोग का जो लाइट है वो लाइट वाले पार्ट का, और हम लोग हमेशा माइनर एंगल की बात करेंगे, बड़ा एंगल की बात नहीं करेंगे, तो हम लोग का जो लाइट वाला पार्ट है वो आइदर क्लॉकवाइज रोटेट कर गया हो तो यहाँ पे एक एंगल से रोटेशन हो जाएगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी कि अपने एक्सिस वाले पार्ट से ये पार्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया हो। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया मतलब प्लेन वाला पार्ट ऐसा है तो उस केस में क्लॉकवाइज रोटेट कर गया या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया, जो भी रोटेशन किया हो। तो ये दो तरह का पॉसिबिलिटी है, एक तो कोई रोटेशन नहीं होगा सबसे पहली पॉसिबिलिटी, और दूसरा केस में रोटेशन की बात कर रहे हैं। अगर कोई सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा पा रहा है तब उस केस में इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे, या इसी चीज को हम लोग कायरल सब्सटेंस भी बोला करते हैं। वर्ड ध्यान रखना, CHI चिराल नहीं है, यहाँ पे कायरल वर्ड यूज करते हैं हम लोग इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, कायरल सब्सटेंस बोला करेंगे। और अगर हम लोगों का कोई रोटेशन नहीं होगा तो इस नो रोटेशन के केस में हम लोग इस सब्सटेंस वाले पार्ट को अकायरल सब्सटेंस बोलना शुरू करते हैं। एक मिनट, अगर हम लोग का रोटेशन वाला पार्ट शो नहीं हो रहा तो इस केस में हम लोग सब्सटेंस वाले पार्ट में ऑप्टिकली एक्टिव के जगह पे हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस वर्ड यूज कर सकते हैं, पहला चीज। या फिर यहीं पे हम लोग रह गया, अरे यहाँ वाले पार्ट में हम लोग अकायरल सब्सटेंस वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों टर्म ध्यान रखना। अगर कभी कभी सवाल ऐसा पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ठीक है ऑप्टिकली एक्टिव, या हो सकता है कभी कभी वर्ड पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कायरल इन नेचर, या दूसरा पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अकायरल इन नेचर। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस ये है, चिराल ही सही है। नहीं कायरल ही बोलो उसको, चिराल नहीं वर्ड यूज कर सकते। तो चिराल ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। पोलराइज को स्पेलिंग गलत है सर, बहुत इजी है सर। अपने फ्रेंड का कोई भी नाम रखिए, जैसे प्रियांश, चिरांत चिराल, चिरांत चिराल। तुम्हारा नाम क्या रखे हैं बताओ? एक्सपीरियंस है सर इसको अपना स्कूल का सर। चलो सर पोलराइज हम लोग वहाँ पे जो वर्ड है क्या पोलराइज का स्पेलिंग गलत देखे हैं। समझ नहीं है, पोलराइज का स्पेलिंग गलत देखे है। जेड देखा होगा यहाँ पे। यस सर, जेड देखा है क्या? वही पढ़ रहे हैं। जेड से फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब एस और जेड दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो बचपन से चलता है। हाँ दोनों चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं पे आजकल लोग जेड यूज करते हैं बट एस भी चलता है। तो जैसे ये वर्ड अगर देगा एफ और पीएच दोनों चलता है, एफ और पीएच दोनों चलता है। वो होगा अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, हमको नहीं मालूम, हम लोग इंडियन में दोनों ले लेंगे। तो हम लोग का जो अकायरल है, अकायरल में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, या जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पा रहा।
किसी किसी का डाउट ये हो सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऐसा प्लेन है वो पूरा ऐसा 180 डिग्री रोटेट कर गया, तब हम लोग क्या बोलेंगे? तब भी तो हम लोग को लगेगा कि ऑप्टिकल रोटेशन नहीं है। तो जब हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा आगे डिस्कस करके ले जाएंगे तो आगे जाके पता चलेगा कि हम लोग ये जो रोटेशन का एंगल है, यहाँ पे जो हम लोग थीटा एंगल लिखे हैं, कि थीटा एंगल वाले पार्ट को हम लोग चेंज करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक सब्सटेंस दिया तो हम लोग उसको बस डायरेक्टली ऐसा चेक कर ले कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये जो थीटा वाला पार्ट है ये सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और इस पोलैरिमीटर ट्यूब के जो डायमेंशन है लेंथ वाला पार्ट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो लेंथ को चेंज करा के या कंसंट्रेशन को चेंज करा के हम लोग थीटा को चेंज कराने की कोशिश करते हैं। अगर चेंज नहीं हो रहा थीटा, मतलब लाइट जैसा था वैसे ही पार हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अगर लाइट वाला पार्ट रोटेट कर रहा है तो उस केस में हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। और उसमें भी ध्यान रखना है यहाँ पे एक चीज, चलो हम नीचे लिख देते हैं, नो रोटेशन या नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तब उस केस में ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड या फिर अकाइरल कंपाउंड। और दूसरा, अगर रोटेशन होता है तो रोटेशन वाले पार्ट में हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग कायरल कंपाउंड बोल सकते हैं, सबसे पहला कंसिडरेशन। लेकिन केवल इतने से मतलब अभी नहीं है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रहा तो इस केस में हम लोग दो तरह के रोटेशन की बात कर रहे थे। एक रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमेशा माइनर एंगल लेके चल रहे हैं हम लोग। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो इस केस में हम लोग फिर एक नाम वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट हुआ तब उस केस में इस तरह के कंपाउंड को हम लोग डेक्स्ट्रो रोटरी कंपाउंड बोलते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, ये नाम थोड़े बहुत ध्यान रखना है अपने को, वैसे नाम बाद में भी याद आ जाएगा लेकिन नाम ध्यान रखना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तब इस केस में हम लोग इस चीज को लीवो रोटरी कंपाउंड बोला करते हैं। इस वर्ड का थोड़ा ध्यान रखना। इनफैक्ट इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, अगर डेक्स्ट्रो रोटरी है तो स्मॉल डी, और अभी केवल ध्यान रखना है स्मॉल डी स्मॉल एल की बात कर रहे हैं। बाद में जाने के बाद एक कैपिटल डी और कैपिटल एल भी आएगा, वो थोड़ा अलग टाइप का नोमेनक्लेचर है, लेकिन स्मॉल डी स्मॉल एल अलग चीज है। स्मॉल डी मेंशन करो या इसी चीज को प्लस साइन के साथ भी मेंशन किया जाता है हमेशा ब्रैकेट में। इन जनरल प्लस अगर लिखा है मतलब हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और उसमें भी डेक्स्ट्रो रोटरी कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो ये सब बायोमॉलिक्यूल्स में भी है? हाँ, बायोमॉलिक्यूल्स में भी सेम चीज है। वो जो कैपिटल डी और एल है वो एक्चुअल में बायोमॉलिक्यूल्स का ही पार्ट है, वहाँ पे सीखना होता है इस चीज को। बट केमिस्ट्री में हम लोग को ये जानना है कि कोई कंपाउंड को देख के कैसे मालूम करेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो हम लोग ये केमिस्ट्री में डील करते हैं। जब लीवो रोटरी वाला पार्ट होगा तो लीवो रोटरी वाले पार्ट में एल लिखेंगे, या फिर इस केस में हम लोग नेगेटिव साइन आराम से मेंशन करते हुए काम करते हैं। फिर से वही चीज होगा कि जैसे डेक्स्ट्रो रोटरी वाला पार्ट क्लॉकवाइज था कि एंटी क्लॉकवाइज था, अगर ये कंफ्यूजन है तो सिंपली एरो से सोच लेना। एरो अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है तो इसका मतलब लीवो रोटरी कंसिडर कर सकते हैं। तो डेक्स्ट्रो रोटरी क्या होगा तो क्लॉकवाइज एरो, उल्टा आराम से बोल सकते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड में एरो गया तो लीवो रोटरी, राइट साइड में एरो गया तो हम लोग डेक्स्ट्रो रोटरी कंपाउंड आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होता है। बट इसके बाद जैसे हम तुम लोगों को जो नोट्स भेजे हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के, या शायद नहीं भेजे हैं तो भेज देंगे, उस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के नोट्स के सीक्वेंस में थोड़ा डिफरेंस होगा। हम उन लोगों को जो नोट्स पढ़ाए हैं वहाँ पे तब पढ़ाए थे, समझाइए ना। बट एरो वाला समझाइए। दोनों तो एंटी क्लॉकवाइज ही है। दोनों एंटी क्लॉकवाइज कैसे है? अगर मान लो एक पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो हम लोग यहाँ से मान लो शुरू किए तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये हुआ ना। यस सर। तो उसी का तो आप नीचे घुमा के उसे बना दिए थे दूसरा लेंस। अरे वो दूसरा बनाया नहीं, तो दूसरा इसको डिनोट किए थे हम। फिर लेफ्ट साइड में गया तो एल आराम से बोल दिया, ठीक है। ओके सर। तो जब हम लोग जो नोट्स तुम लोग को देंगे उस नोट्स में हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाले टॉपिक पढ़ाते वक्त वो जो तुम लोगों को बताया था ना लास्ट क्लास में CIP रूल, ये CIP रूल वाला पार्ट हम लोगों को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में बताए थे। तो उनके पढ़ाने का सीक्वेंस थोड़ा अलग टाइप का था। बट तुमको क्योंकि ये CIP रूल हम पहले ही बता चुके हैं तो तुम्हारे केस में हम थोड़ा डिस्कशन का जो सीक्वेंस है उसको थोड़ा चेंज करेंगे ताकि कुछ अच्छे सवाल भी हम लोग सॉल्व कर पाए। मतलब बहुत अच्छे लेवल के कुछ सवाल है जिसको हम लोग CIP रूल पहले अगर सीख ले तो आराम से उसको डिस्कस कर सकते हैं।
तो हम लोग आएंगे उस चीज पे अब कि अगर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो कैसे मालूम करेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कैसे मालूम करेंगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। और अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में ये वर्ड मेंशन किया था, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, याद है थोड़ा बहुत? और शायद एक क्वेश्चन भी दिया था कि SF6 मॉलिक्यूल में कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, इस तरह का एक क्वेश्चन भी दिया था तुम लोगों को। CH4 मॉलिक्यूल में कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, जिसने बोला था 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। उस चीज का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो हम लोग को एक एक करके पॉइंट आउट करते जाना होता है। तो ये चीज का फिर से एक बार ध्यान रखना, अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो इधर क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कराता है कंपाउंड तो हम लोग डेक्स्ट्रो रोटरी कंपाउंड बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग लीवो रोटरी कंपाउंड आराम से बोल सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट का ध्यान रखना है, पॉइंट ये होता है D and L can be determined experimentally only। मतलब D और L कोई भी कंपाउंड है या नहीं है, ये चीज हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही डिटरमाइन कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। किसी भी थियोरेटिकल कंसेप्ट से हम लोग स्मॉल डी और स्मॉल एल कंपाउंड के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई कंपाउंड का एक सर्टेन टाइप का कॉन्फ़िगरेशन डी है और किसी दूसरे कंपाउंड का भी सर्टेन टाइप का उसी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन भी एल हो गया। इसीलिए ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट बहुत मस्ट होता है। कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है ये हम लोग बता पाएंगे, लेकिन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव में क्लॉकवाइज रोटेशन कराया कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराया, ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं पोलैरिमीटर ट्यूब के थ्रू। इस एक छोटे से स्टेटमेंट का हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। इसके बाद हम लोग नॉर्मली जैसे एक छोटा सा कंसिडरेशन मेंशन करते हैं कि हम लोगों का कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, इनएक्टिव कब होगा, बट उससे पहले हम लोग एक टर्म मेंशन कर लिया करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर का मतलब क्या है, इस एक चीज की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला चीज, जैसे कोई डेफिनेशन हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। कायरल सेंटर मतलब बेसिकली एक एटम है, तो जैसे सेंट्रल एटम है तो एक एटम है, तो सिंपली कायरल सेंटर मतलब एक एटम है, उसका कंडीशन होता है। अगर कोई भी एक एटम है जिसका हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट, पहला कंडीशन वाइज ही मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी एक एटम है जिसका हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp3 है, सबसे पहला कंडीशन, और उसके अलावा अगर इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हुए x y w z, हाँ, अगर हम लोग इसके सेकंड कंडीशन की बात करें कि ऑल 4 ग्रुप्स, और ग्रुप्स का मतलब है लोन पेयर को इंक्लूड करके काम कर रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं तुम्हारा आइसोटोप्स, क्योंकि हम लोग CIP रूल में आइसोटोप्स वाला ग्रुप माने थे और लोन पेयर को अलग ग्रुप माने थे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना मस्ट कंडीशन है, एंड ऑल 4 ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट। इस एक पॉइंट का हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, कोई भी एटम हो सकता है कायरल सेंटर हो सकता नहीं हो। कब होगा कायरल सेंटर? जब हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और उसके अलावा चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए तो कायरल सेंटर आराम से बोल सकते हैं, अदरवाइज उस एटम को कायरल सेंटर नहीं बोला करेंगे। आइसोटोप्स को अलग ग्रुप मानेंगे, तो हम लोग अभी सबसे पहले डिस्कशन यही करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, या फिर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं तुम लोगों को कि कुछ क्वेश्चंस में क्या क्या कंसिडरेशन ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और बाकी क्वेश्चंस को तुम लोग अपने से दिमाग लगा के ट्राई करते हुए देखना। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, एटम वाला पार्ट जो कायरल सेंटर के लिए चेक करना है वो sp3 होना चाहिए, और sp3 होने के साथ साथ चारों जो ग्रुप्स है उसके ऊपर, वो चारों ग्रुप, क्योंकि sp3 का मतलब है 4 ग्रुप्स होने चाहिए विद सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर, वो चारों ग्रुप्स आपस में डिफरेंट होने चाहिए। अगर चारों ग्रुप में से कोई भी 2 सिंग हो गया तो कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। तो ये जो टर्म है कायरल सेंटर, अगर इसके हिसाब से बात करें, ये टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर, और उसमें एक टर्म और हम लोग आगे मेंशन करेंगे, एक एनसीईआरटी में एक टर्म दे रखा है, वो टर्म तुम लोग को बस थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब याद रखने के लिए कि कहीं कहीं पे कायरल सेंटर के जगह पे कार्बन अगर एटम होता है कायरल सेंटर, तो उसकी जगह पे हम लोग एसिमेट्रिक सेंटर वर्ड यूज कर लेते हैं। वो टर्म हम आगे अलग से मेंशन कर देंगे ताकि ध्यान में रहे। जैसे मान लो ऐसा दे रखा CH4, हाँ अरविंद बोलो। आप एक क्वेश्चन बना के दिखाए थे जी एडवांस का, उसका तो आंसर 6 ही दिया हुआ है ऑफिशियल आंसर की में, 6 ही दिया हुआ है।
6 दिया हुआ तो हम बोल तो रहे कि मतलब सवाल थोड़ा इनकम्प्लीट टाइप का है, मतलब मेरे हिसाब से तो इनकम्प्लीट है। कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं रेज किया। अब मतलब हम तो उस क्वेश्चन का लॉजिक समझाए हैं, आंसर तो उसका 3 स्ट्रक्चर आ रहा है और 6 क्यों होगा, उसमें अगर टोटल स्टीरियो आइसोमर बोलता तो होना चाहिए था। थोड़ा क्वेश्चन मेरे हिसाब से गड़बड़ है, क्या बोलेंगे इसमें, कुछ बोल थोड़े ना सकते हैं। चलो हो सकता है कि हम अपने इंग्लिश में मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि हम पूछे भी थे तुम लोगों से, इसलिए कि उसके इंग्लिश में अगर कोई एरर तुमको लगता है तो अगर इंग्लिश में एरर है मेरे तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हमको क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है, उसमें होना चाहिए था फाइंड ऑल द टोटल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर, तो फिर ठीक है, तब आंसर 6 लिखना आसान था। केवल फाइंड ऑल द पॉसिबल आइसोमर बोला है ऑफ द गिवन कंपाउंड, तो पहले स्टेटमेंट से जब दूसरे स्टेटमेंट को रिलेट करेंगे तो फिर तो थोड़ा गड़बड़ टाइप की चीज है, क्या बोल सकते हैं। जैसे एक जनरल कन्वेंशन माना जाता है, अगर हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में डिस्कस करेंगे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, तो उसमें यही होता है फाइंड ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स। तो ऑल द पॉसिबल आइसोमर का मतलब है कि सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर और सारे स्टीरियो आइसोमर सब बनाने हैं। तो ये सब एक जनरल कन्वेंशन मानते हैं कि हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म को लेकर चल रहे हैं, केवल मतलब स्टीरियो आइसोमरिज्म का मतलब कि हम लोग पॉसिबल आइसोमर में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जनरल कन्वेंशन है, मतलब स्पेसिफिकली मेंशन करना सही रहता है मेरे हिसाब से, कंफ्यूजन ऐसा नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा गड़बड़ चीज है, बट अगर 6 दिया तो 6 दिया, क्या करें। चलो सबसे पहले वाले केस पे ध्यान देते हैं। अगर CH4 मॉलिक्यूल है तो CH4 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो गया, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन चारों ग्रुप सेम है। अगर चारों ग्रुप सेम है, एक ही एटम sp3 है, मतलब कायरल सेंटर वाला पार्ट हम लोग आराम से 0 मेंशन कर सकते हैं। मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में अगर हम लोग के पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देगा, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही कॉमन है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में एक चीज मालूम है कि जितने बॉन्ड्स मिसिंग है वो हाइड्रोजन होता है। तो पहले एटम पे, मतलब पहले बॉन्ड पे हम लोगों का टोटल 3 बॉन्ड मिसिंग है, मतलब 3 हाइड्रोजन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन तीनों हाइड्रोजन है, मतलब ये कायरल सेंटर तो एटम नहीं हो सकता। दूसरे कार्बन एटम पे भी 2 बॉन्ड यही मिसिंग है। पता चल गया कि हाइड्रोकार्बन है तो फिर 2 ही तो वैरायटी है एटम्स का, फिर कहाँ से मतलब कायरल सेंटर इसमें रहेगा। नहीं, कायरल सेंटर बन सकता है यहाँ पे, अच्छा सर यहाँ पे भी नहीं, एक और एटम ले ले रहे हैं। अब बताओ यहाँ पे अगर हम लोग तीसरे वाले पार्ट की बात करते हैं, तो ये थर्ड वाले एटम में हम लोग के पास एक CH3 ग्रुप है। बस एटम देखना होगा, पूरा ग्रुप नहीं देखना नहीं, है। एटम नहीं, सारे के सारे ग्रुप्स देख रहे होते हैं, ये बहुत ही मस्त चीज होता है। तो पहले एटम में 3 हाइड्रोजन था, नहीं हो सकता। दूसरे एटम में 2 हाइड्रोजन था, ये भी 2 ग्रुप सेम है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बट तीसरे वाले कार्बन के ऊपर हम लोग का एक हाइड्रोजन एटम है, एक C2H5 ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है, और एक ये पूरा का पूरा C3H7 ग्रुप है। मतलब ये जो तीसरा वाला एटम है, इस पे चारों ग्रुप्स अलग अलग है। एटम्स नहीं देखना, इमीडिएट कौन सा एटम, इससे मतलब नहीं, पूरे ग्रुप से हम लोग को मतलब है। तो इस केस में हम लोग का इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और चारों ग्रुप्स अलग है, इसका मतलब यहाँ पे एक कायरल सेंटर होगा। बट इसके आगे चले जाते हैं, इसके आगे वाले पार्ट में 2 बॉन्ड दिख रहा, तो फिर 2 हाइड्रोजन होगा, मतलब यहाँ कायरल सेंटर नहीं है। इसके आगे भी 2 बॉन्ड है, मतलब 2 हाइड्रोजन, कायरल सेंटर नहीं है, आगे भी नहीं है। तो एक सिंपल सा कंसिडरेशन ध्यान रखना, अगर एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया और उसमें एक बॉन्ड है या 2 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड का मतलब 3 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड का मतलब 2 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब वहां पे कायरल सेंटर नहीं हो सकता। केवल उन्हीं पॉइंट्स को चेक करना जहां पे हम लोग के 3 बॉन्ड्स दे रखे हो या 4 बॉन्ड दे रखे हो। तो जिन जिन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में जहां जहां पे 3 बॉन्ड या 4 बॉन्ड होगा, केवल उन पॉइंट्स को चेक करके हम लोग आराम से आंसर वाला पार्ट डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड वाला पार्ट, तो साइक्लिक कंपाउंड वाले पार्ट में ये एटम देखने की जरूरत नहीं है, नीचे एटम देखने की जरूरत नहीं है, ये एटम देखने की जरूरत नहीं है, इधर भी एटम्स को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में 1 या 2 बॉन्ड है मैक्सिमम। कहाँ के एटम्स चेक कर सकते हैं, तो एक ये व्हाइट वाला एटम चेक करेंगे और एक नीचे व्हाइट वाला एटम चेक करेंगे। तुम लोगों को आवाज आ रहा था क्या अभी? हेलो? यस सर। ओके, ये केवल ऊपर व्हाइट वाला एटम चेक करेंगे या नीचे व्हाइट वाला एटम चेक करेंगे। अब इसमें जब चेक करेंगे तो ऊपर वाले पार्ट में क्या चीजें रखा है, तो एक हाइड्रोजन एटम है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे अगर हम लोग कायरल सेंटर का डिस्कशन करेंगे
तो कायरल सेंटर वाले पार्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि एक साइड में जाने पे क्या ग्रुप है और दूसरे साइड से जाने पे क्या ग्रुप है। अरविंद बोलो क्या डाउट है? सर भूल गए, बाद में आ रहेगा तो बताएंगे। चलो ओके। तो थर्ड वाले पार्ट में जैसे ये ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे अगर, तो एक हाइड्रोजन एटम है, एक CH3 ग्रुप है, नीचे भी कार्बन है। हाँ बोलो। सर आइसोटोप्स में भी हम लोग स्टार मार्क करते थे, इसमें भी हम लोग स्टार मार्क करेंगे? नहीं, वो स्टार मार्क मतलब एक केमिस्ट्री में कन्वेंशन मान लिया जाता है, अदरवाइज जैसे कहीं पे कायरल सेंटर टाइप का चीज है तो स्टार मार्क नहीं होगा। अब हम कायरल सेंटर को कैसे डिनोट करें, तो हम अपने कन्वेंशन में उसको स्टार मार्क से डिनोट कर दिया करते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कायरल सेंटर मतलब स्टार मार्क होगा, कहीं कहीं तो उसको ऐसा सर्कल से डिनोट कर दिया जाता है कि कायरल सेंटर है, कहीं कहीं पे उसको मतलब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट से ऐसा डिनोट कर दिया जाएगा, तो वो अलग टाइप का चीज है। ठीक है, तो इसके इसमें एक तो H है, H के अलावा एक CH3 ग्रुप है। अब नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट सेम नहीं है। इसको सेम नहीं होने का मतलब जैसे कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, आगे हम आएंगे डिस्कशन वाले पार्ट पे, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे और बाकी दो ग्रुप्स कौन से हैं, तो एक इस साइड का बॉन्ड वाला ग्रुप है पूरा और एक ये दूसरे साइड का बॉन्ड वाला ग्रुप है। ऑल्दो दोनों ग्रुप्स आपस में फाइनली जाके अटैच हो रहे हैं, लेकिन इससे मतलब नहीं है। अगर इसको यहाँ 20 से डिवाइड कर दे हम लोग, तो 20 से डिवाइड करने का मतलब है सबसे पहला चीज तो ये कि हम लोगों का यहाँ जो ग्रुप होता है ये सॉलिड और डैश पोजीशन पे होता है। मतलब एक तो साइक्लिक प्लेन है और दूसरा प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर और अंदर। तो अगर हम लोग यहाँ से डिवीजन कर रहे हैं तो ये दोनों ऊपर के जो पॉइंट्स तो प्लेन में ही खत्म हो जा रहे हैं, ये तो अपने से लेना देना नहीं रखता है। लेकिन इसको जब प्लेन में ऐसा डिवाइड किए तो इससे लेफ्ट साइड में जाने पे हम लोग का सबसे पहला एटम कौन सा है, कार्बन। उस कार्बन के ऊपर क्या है, तो 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। जबकि राइट साइड में जाने पे सबसे पहला जो एटम है वो पहला एटम हम लोग का कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के ऊपर एक ही हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है। मतलब अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को 20 से डिवाइड करें तो लेफ्ट साइड का पार्ट और राइट साइड का पार्ट दोनों सेम नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग डिवीजन है या फिर दोनों अलग अलग टाइप के डिवीजन है। इसका मतलब दोनों को अलग अलग ग्रुप्स कंसिडर करेंगे। ये मत समझ लेना कि आगे से जाने पे ये भी तो इधर ही अटैच हो रहा है और दूसरे साइड से जाने पे भी तो इधर ही अटैच हो रहा है, ये नहीं समझना है। हमेशा ध्यान रखना इधर से जाने पे जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाला पार्ट है वो किस तरीके का है। तो पहले CH2 फिर CH2, जबकि दूसरी साइड से पहले CH के ऊपर 2 कार्बन है, मतलब ऊपर वाले साइड का ग्रुप और ये नीचे वाले साइड का ग्रुप दोनों आपस में सेम नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि व्हाइट वाला एटम ऊपर वाला, इस पे 3 हाइब्रिडाइजेशन है और चारों एटम्स अलग अलग है या चारों ग्रुप्स अलग अलग है, तो ये कायरल सेंटर होगा। नीचे वाले पार्ट की अगर बात करें तो नीचे वाले पार्ट में भी एक हाइड्रोजन है, एक CH3 ग्रुप है और बाकी लेफ्ट साइड का ग्रुप जो नीचे वाला पार्ट है और ये ऊपर साइड का लेफ्ट वाला ग्रुप, ये दोनों अलग अलग है। क्योंकि नीचे में CH2 मिल रहा, मतलब पहले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन मिल रहा है, जबकि ऊपर वाले कार्बन पे कुछ और मिल रहा है। हमेशा सिमेट्रिकल डिवीजन देख लेना, जैसे यहाँ से डिवाइड करें तो इस केस में ऊपर जाने पे हम लोग को ज्यादा एटम्स मिल रहे हैं, कार्बन के 3 एटम्स मिल रहे हैं जबकि नीचे पे 2 ही एटम्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ऊपर का ग्रुप अलग है, नीचे का ग्रुप अलग है। तो आराम से हम लोग नीचे वाले एटम को भी कायरल सेंटर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर है, ऐसा बोला जा सकता है। मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन इसमें होता है, जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा, इसमें लोगों को कंफ्यूजन हुआ करता है इसमें कायरल सेंटर है कि नहीं है। तो इस केस में जैसे हम लोग कौन कौन से पॉइंट को देखेंगे, तो सिंपली जहाँ पे 3 बॉन्ड या 4 बॉन्ड है इसको देखेंगे, ऐसा बोल दिया। अब इस केस में जैसे एक H ग्रुप है, अलग ग्रुप हो गया, फ्लोरीन है, अलग ग्रुप हो गया। लेफ्ट साइड का ग्रुप और राइट साइड का ग्रुप लोगों को लगता है ये अलग है, अलग इसलिए क्योंकि जब 20 से डिवाइड की इधर क्लोरीन आ रहा है, इधर हाइड्रोजन आ रहा है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि क्लोरीन लेफ्ट और राइट में नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट भी सॉलिड और डैश्ड पे है, मतलब यहाँ पे क्लोरीन होगा तो नीचे हाइड्रोजन और नीचे भी क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो जब डिवीजन करेंगे यहाँ 20 से तो ये सारे एटम्स प्लेन में खत्म हो जाएंगे, वो अपने काम पे ही नहीं है। इधर का ग्रुप और इधर का ग्रुप एग्जैक्टली सेम है, हम लोग को ये देखना होता है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब तुम लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि सबसे पहले क्या देखेंगे, तो यहाँ से CH2, इधर भी CH2, आगे CH2, यहाँ CH2 और यहाँ पे CHCl, इधर से भी जाने पे CHCl। तो कोई डिफरेंस नहीं है। वो लेफ्ट और राइट में जो बॉन्ड लिखा गया है वो केवल एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है 2 डायमेंशनल। लेकिन जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है तो ये सॉलिड और डैश पे होता है, मतलब इस 6 मेंबर रिंग के
प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में होता वो ऐसे भी खत्म हो जाना था, वो बिल्कुल सिमेट्रिकल डिवीजन में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ वाले केस में हम लोग का जो एटम वाला पार्ट है, उस एटम वाले पार्ट में कहीं पे भी हम लोगों का कायरल सेंटर वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ना ऊपर वाले पार्ट में कायरल सेंटर है, ना नीचे वाले पार्ट में कायरल सेंटर है, जीरो कायरल सेंटर आराम से बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। पहले में तो डाउट नहीं होना चाहिए, बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो थोड़ा बड़ा हो सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में मान लो ये कंपाउंड दे रखा, नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर H है, CH3 है और C2H5 है, तो इसमें कायरल सेंटर है या नहीं है? तो कायरल सेंटर का मतलब, इससे मतलब नहीं है कि कार्बन एटम होना चाहिए, कोई भी एटम जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। तो नाइट्रोजन लोन पेयर है मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, CH3 भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बट 3 हाइड्रोजन एटम है, ये अपने काम का नहीं। C2H5 का मतलब हो गया CH2 CH3, ये भी sp3 ये भी sp3, लेकिन हाइड्रोजन वाला पार्ट मल्टीपल है, ये भी अपने काम का नहीं है। बचा क्या? नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम वाले पार्ट में हम लोग का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और चारों ग्रुप अलग है, इसका मतलब ये नाइट्रोजन वाला पार्ट अपना कायरल सेंटर बन जाएगा, आराम से एक कायरल सेंटर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। इस चीज में हम लोग कायरल सेंटर वर्ड यूज कर सकते हैं। मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, तो सोच के बताओ कि इसमें कितने कायरल सेंटर्स हैं। इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर्स होने चाहिए? 2 साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। किसका मैच है? CS का मैच है क्या? 3 कायरल सेंटर। एक तो हम लोग केवल 3 पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, बाकी भी पॉइंट्स है बट अपने काम का नहीं है। अगर इन तीनों पॉइंट्स को कंसिडर करें तो जिस कार्बन पे क्लोरीन है, एक क्लोरीन, एक H, और इधर का ग्रुप अलग है, नीचे का ग्रुप अलग है, क्योंकि पहले CH2 है यहाँ पे, इधर भी CH2 है, लेकिन उसके आगे वाले कार्बन पे 3 डिग्री कार्बन है, जबकि यहाँ पे अभी भी 2 डिग्री कार्बन है। तो इसका मतलब यहाँ का ऊपर वाला ग्रुप अलग है, नीचे वाला ग्रुप अलग है, दोनों में डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्लोरीन वाला कार्बन हम लोग का एक कायरल सेंटर हो गया। अब अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें जो ऊपर वाला पॉइंट है, तो इसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप दे रखा, लेफ्ट साइड में CH2 इस टाइप का एक ग्रुप दे रखा है, बट एक चीज सोच के देखो, अगर इसको 20 से डिवाइड करता है तो लेफ्ट साइड में क्लोरीन नहीं है जबकि राइट साइड में क्लोरीन है। इसका मतलब हम लोगों का जो लेफ्ट साइड का कार्बन है और जो राइट साइड का कार्बन है वो सेम तो नहीं हो सकता। इनफैक्ट इसके लेफ्ट में जाएंगे तो CH2 है, जबकि नीचे जाने पे CH2 नहीं है, एक ही हाइड्रोजन है। मतलब ये कार्बन और नीचे वाला कार्बन भी सेम नहीं हो सकता। यहाँ से डिवीजन करने पे या यहाँ से डिवीजन करने पे दिखेगा, अगर यहाँ से डिवीजन करे तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ का कार्बन और नीचे का कार्बन भी सेम नहीं है, और क्योंकि राइट साइड में क्लोरीन है तो वो तो बिल्कुल ही सेम नहीं है। इसका मतलब हम लोग का ये कार्बन भी कायरल सेंटर है। तो सिमिलर टाइप से नीचे वाला पार्ट भी हम लोग का कायरल सेंटर होगा, क्योंकि इस पे एक हाइड्रोजन है, इधर साइड जाने पे Cl वाला ग्रुप आ रहा, थर्ड कार्बन पे ऊपर साइड से जाएंगे तो पहले ही कार्बन बिल्कुल यूनिक अलग हो गया, और लेफ्ट साइड में जाने पे तो कहीं Cl वाला पार्ट आ भी नहीं रहा। इसका मतलब नीचे भी कायरल सेंटर होगा। तो टोटल 3 कायरल सेंटर कंसिडर किया जा सकता है। अगर कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सवाल ही है। और अगर इसमें डाउट नहीं है तो इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो कितना कायरल सेंटर है। जीरो। इस कायरल सेंटर में जो sp3 एटम्स हैं वो sp3 एटम्स तो किसी काम के नहीं है।
और बाकी जहाँ थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है वहाँ पे sp2 कार्बन है, तो sp2 कार्बन अपने काम का नहीं है, 0 कैरल सेंटर। इस एक सवाल का जवाब दो। तो बीच में पेंटागन है। हाँ, यहाँ पेंटागन है। ट्राई करके दो सवाल। इसमें जूम में कुछ कुछ अपडेट हुआ है क्या? यस, नो, गो स्लोअर, Yes, sir. गो फास्टर। अच्छा, अटेंडेंस लेने के लिए कॉफी कप भी आ गया है। कॉफी कप आ गया है। कॉफी कप कहाँ पे है? अच्छा हाँ, कॉफी कप भी है। टी ब्रेक। बहुत सही, सही है भाई। अबे ओके, अच्छा मतलब अटेंडेंस वाला सिस्टम अपने आप हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आदित्य आर्यन गो फास्टर कर रहा है। हमको भगाना चाह रहा है जल्दी, या फिर सिलेबस पढ़ाई जल्दी जल्दी बोलना चाह रहा है? Go slower. अच्छा, गो स्लोअर, अद्वै गो स्लोअर बोल रहा, नहीं आदित्य आर्यन गो फास्टर कर रखा था। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में कितना कैरल सेंटर होगा? ढंग से अटेम्प्ट 8. करके देखो। 8 पक्का? 8 चलो अपना अपना आंसर दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। किसका 8 था? ज्योत्सना तुम्हारा था ना? Yes, sir. हाँ भाई 8। बाकी अद्वै, आदित्य, प्रियांश, अरविंद, बताओ भाई। 10, आदित्य आर्यन का 10 आया है। और किसी का कुछ? अद्वै, अद्वै को एक ब्रेक चाहिए, टी ब्रेक चाहिए। चलो क्वेश्चन बता दो, फिर ब्रेक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताना था, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट क्लास में आराम से बताएंगे। अच्छा टॉपिक है वो।
बताओ प्रियांश क्या आंसर होना चाहिए? अद्वै कितना आंसर आया? प्रियांश आंसर नहीं आया तुम लोग का? बहुत ज्यादा भारी सवाल हो गया क्या? ज्योत्सना तो मस्त आंसर बताई तुरंत, आदित्य भी बता दिया। कितना? 7। एक और आंसर आया है, बाकी बचा प्रियांश, अद्वै। जल्दी जल्दी जल्दी। आवाज नहीं आया अद्वै, फिर से बोलो एक बार। 7। ओके। और प्रियांश, इधर भी किसी का आंसर आया है। 8। कितना? 8। 8। ओके, चलो ध्यान दो। एक तो कायरल सेंटर हमको दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा कायरल सेंटर दिख रहा है यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, 6, 7, 8। 8 कायरल सेंटर दिख रहा है भाई, 8। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो आराम से पूछ सकता है कि कहाँ पे कायरल सेंटर छूटा। पहला वाला कायरल सेंटर किसी का छूटा तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, दूसरा छूटना चाहिए। लास्ट वाला छूटा होगा। लास्ट वाला भी छूट सकता है और दूसरा भी छूट सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हमको ऐसा लगता है। बाकी अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया तो डाउट पूछ सकते हैं आराम से। ये तो कायरल सेंटर एकदम होगा लास्ट में जो ये कार्बन यहाँ पे, इधर भी CH3 है, नीचे भी। अच्छा, तुम उसको काउंट भी किया है क्या? तभी भी तुम्हारा 7 आंसर आया? नहीं सर, नहीं सर, पॉइंट नोट नहीं किए थे। अच्छा ओके, यहाँ पे CH3 है तो ये तो कायरल सेंटर हो नहीं सकता है, ये तो हटा दिया। तो टोटल मिला करके 8 कायरल सेंटर्स यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है। तो आज के लिए हम तुम लोगों को कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो तुम्हारे वर्कशीट से एसोसिएटेड होगा। वर्कशीट में शायद कायरल सेंटर से रिलेटेड सवाल दिया गया है, और कायरल सेंटर वाले पार्ट में कहाँ है भाई सवाल? हाँ, ये तो देखिए मालूम पड़ोगे, भारी भारी टाइप का सवाल है। मार्क द कायरल एटम एंड कायरल सेंटर, जो वर्कशीट नंबर 12 है। काफी अच्छे सवाल है, इस तरह का सवाल जैसे ये सवाल ऑलमोस्ट उसी टाइप का सवाल है जो भी हम डिस्कस किए। आराम से ये 20 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद हम तुम लोगों को पहले RS नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, और RS नोमेनक्लेचर पढ़ाने के बाद ये प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट पढ़ाएंगे। तो नोट्स में एक बार देखना, मतलब नोट्स में पहले POS COS पढ़ाए हम, फिर उसके बाद RS नोमेनक्लेचर, फिर उसका कुछ कुछ एप्लीकेशन है। लेकिन तुम लोगों को हम पहले RS पढ़ाएंगे क्योंकि CI रूल पढ़ा दिए हैं, क्योंकि उसका कुछ कुछ बहुत डायरेक्ट एप्लीकेशन है POS COS में, जो कि हम तुम लोगों को आराम से समझा सकते हैं, क्योंकि तुम लोग ये चीज पहले से ही पढ़ चुका है, मतलब CI रूल पहले से पढ़ चुका है। तो इसलिए आराम से नेक्स्ट क्लास में ये वर्कशीट नंबर 12 ट्राई करके आना। वर्कशीट नंबर 12 के अलावा बुकलेट में अगर कोई क्वेश्चन हो सकता है तो देखते हैं।
ये हम लोगों का आइसोमरिज्म का बुकलेट है ना। हाँ, वर्कशीट नंबर 12 के अलावा बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 15, ये CIP रूल का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15, स्टीरियो सेंटर तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 19 ज्योमेट्रिकल आइसोमर का सवाल है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ भी नहीं दिख रहा, इधर भी नहीं दिख रहा। तो उसके बाद एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में इनोलाइजेशन अभी तो नहीं बता सकती ये चीज। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर दे रखा, नहीं बता सकते। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कर सकते हैं, केवल साइक्लिक कंपाउंड बताता है। नेग्लेक्टिंग स्टीरियो आइसोमर मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाना है उसमें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद जो डीपीपी दे रखा है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अप टू 12, वो 12 तक का डीपीपी ट्राई कर सकते हैं आराम से। मतलब 12 तक का डीपीपी ट्राई कर लो, ठीक ठीक क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं और तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का सारा चीज वहां से कवर हो जाएगा। तो इस वीक मेरा क्लास है क्या और भी तुम्हारे बैच में? एक और होना चाहिए। एक और थर्सडे को मेरा क्लास है 8 तारीख को। हाँ ठीक है, तो 8 तारीख को हम लोग इतने क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। परसों ही क्लास है, तो 8 क्या कल ही तो है ना? कल Thursday? है। कल है सर। कल ही मेरा क्लास है, तो कल अगर मेरा क्लास है तो ठीक है, इतना ही होमवर्क रखते हैं। कल ट्राई करके ना, इतने क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से है। कायरल सेंटर वाला पार्ट थोड़ा अच्छे से ट्राई कर लेना, क्योंकि कायरल सेंटर ऐसा जनरलाइज टाइप की चीज है जो कि आंख बंद करके भी आना चाहिए सॉल्व करना, तो इसलिए उतना क्वेश्चन ट्राई कर लेना। बुकलेट अगर करना होगा तो करो, अगर एग्जाम चल रहा है तो छोड़ भी सकते हैं। वैसे शायद एग्जाम अभी नहीं चल रहा किसी का, तो आराम से होमवर्क ट्राई करके आना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, हाँ आदित्य बोलो, कुछ डाउट है क्या? नहीं सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आराम से ये क्या बोलते हैं, आरएस नोमेनक्लेचर क्या होता है इस चीज की बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आराम से ऑप्टिकल एक्टिविटी में पीयूएस क्या होता है, सीयूएस क्या होता है, इस चीज का डिस्कशन करेंगे। और पहले हम तुमको कुछ क्वेश्चन होमवर्क देंगे जो तुमको खुद से सोच करके देखना है, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन हम लोग एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे, जो सारी पॉसिबिलिटीज को खुद से सोचना नहीं है। डिस्कस करोगे। नहीं, खुद से सोचने का मतलब हम कुछ हिंट देंगे, पहले तुमको पीयूएस सीयूएस अच्छे से बताएंगे, और उसके बाद 3-4 एग्जांपल के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा जो तुमको खुद से ट्राई करना है। थोड़ा हाई लेवल का भी क्वेश्चन है बट फिर भी खुद से ट्राई करना है। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से लेकर के बिल्कुल अच्छे टाइप के क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली हमको लगता है कि 40 के अराउंड क्वेश्चन या 35 के अराउंड क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। क्योंकि जैसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का पार्ट लोगों को थोड़ा इमेजिनेटिव लगता है, कि थोड़ा इमेजिनेशन से एसोसिएटेड होता है, बट ऐसा नहीं कि जे एडवांस में ऐसा इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड सवाल देगा। तो अगर तुम्हारा इमेजिनेशन ठीक भी नहीं है, 3 डायमेंशनल सोचने का तरीका ठीक नहीं है, तो भी तुम्हारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, तुमको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। तो इसलिए हम इतने सारे क्वेश्चंस कराएंगे आराम से। तो मेरे हिसाब से 2 लेक्चर में ये टॉपिक मेरा आराम से कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टी चलेंगे अपना, आराम से एक एक करके करते जाएंगे हम लोग, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आज की क्लास में किसी को डाउट है तो बताओ, अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में करने। अच्छा हाँ, एक सवाल का हमको जवाब दो, ये मेरे लिए बहुत जरूरी सवाल है। जो